ये वाली चीज लोगों की ये वाली पता नहीं, हमेशा कंफ्यूजन बना ही रहता है। डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है और जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, पता होता है करना क्या है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। तो कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, कभी न खत्म होने वाली अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स की आप हर रोज इन्हीं सब में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। क्या आप हमेशा काम में परेशान रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये समरी आपके लिए है। यहाँ 12 रूल्स दिए गए हैं जो आपको अपने लाइफ में ऑर्डर लाने में मदद करेंगे। ये आपको बेकार की झंझटों और तकलीफों से फ्री करने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी, जिसे कि PKV रीडर द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आप समरी को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ बुक रीडर पवन कुमार वर्मा आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ 12 रूल्स फॉर द लाइफ, जिसे लिखा है जॉर्डन पीटरसन ने। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन सभी 12 रूल्स को। इसमें सबसे पहला है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर बैक। आइए इसे समझते हैं। क्या आपने कभी हारा हुआ फील किया है? क्या आपको लगता है कि लाइफ बहुत ही अनफेयर है? क्या प्रॉब्लम्स के बोझ तले आप खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं? हो सकता है शायद इस वक्त आप निराश होकर के अपना सिर नीचे झुका देते होंगे, आपके कंधे और पीठ भी झुक जाते होंगे। इस बुक के ऑथर जॉर्डन पीटरसन का कहना है कि आपको ज्यादा देर तक इस तरीके से बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि इस पोस्चर्स की वजह से आप और भी ज्यादा डिप्रेस फील करने लग जाते हैं। इसके बजाय अगर आप सीधे खड़े होकर कंधों को स्ट्रेट करके गहरी सांस लेंगे तो आप ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। अपने सर को झुकाएं नहीं, उसे ऊंचा रखें, स्माइल करने की कोशिश करें। एक सही पोस्चर और मुस्कान आपकी बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है। सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन्स है। ये आपकी नसों को आराम देता है, उन्हें रिलैक्स करने में मदद करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये हार्मोन्स की वजह से आपको अच्छे थॉट्स आते हैं। यहाँ तक कि जानवरों में भी अच्छे पोस्चर को बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी का मतलब होता है सर्वाइव करने का ज्यादा चांसेस होना। तो आइए लॉबस्टर यानी कि केकड़े की बात करते हैं। समुद्र के नीचे गहराई में सरवाइव करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। केकड़े की बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। उसका शरीर लंबा, स्ट्रेट और स्ट्रांग होता है। यह उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये एक विनर की निशानी है। एक अच्छे स्पोर्चर वाला केकड़ा अपने एरिया का विनर होता है। वो आसानी से अपने शिकार को फंसा सकता है। ऐसा भी मुमकिन है कि उसे एक हेल्दी पार्टनर मिले और वो हेल्दी बच्चों को जन्म दे। एक अच्छा और सही पार्टनर उसकी लाइफ के हर पहलू को बेहतर बना देता है और उसे और ऊपर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर एक झुका हुआ केकड़ा हमेशा एक लूजर ही होता है। उसकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल कम होता है। वो कहीं भी ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसे में उसे एक नए और दूसरे एरिया की तलाश करनी पड़ती है। अगर वो खुद को नहीं बदलेगा तो हमेशा एक बेघर केकड़ा बनकर रह जाएगा। शायद उसे कभी कोई साथी भी ना मिले। इंसान भी इस पहलू में बिल्कुल केकड़े की तरह होते हैं। खुद को लूजर मत बनने दीजिए। अच्छे मौकों के दरवाजे आपके लिए सिर्फ तभी खुलेंगे जब आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे। तो अपने कंधों और सिर को झुकाए बिना सीधे खड़े होना, स्ट्रेट खड़े होना शुरू करो। अपने बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाने की कोशिश करो। तो सही पोस्चर में स्ट्रेट खड़े होने से सेरोटोनिन इंक्रीज होता है और ये बहुत अच्छा हार्मोन्स है। इस अच्छी सी बात को जानने के बाद अब आगे दूसरे नंबर पर बात करते हैं ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। मतलब यह कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा बीमार होने पर भी तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब उन्हें दवाई लिख करके दी जाती है तो वो उसे ठीक से फॉलो नहीं करते।
कई लोग पैसों की कमी की वजह से दवाई नहीं खरीद पाते और कुछ तो बस जिद्दी होते हैं। उन्हें लगता है कि बीमारी तो बस वैसे ठीक हो जाएगी, दवाई खाने की जरूरत क्या है। उन्हें लगता है कि हम तो बड़े हो गए हैं, दवाई तो बच्चों को दी जाती है। ये कितनी आश्चर्य की बात है ना कि जब हमारे पालतू जानवर बीमार पड़ जाते हैं तो हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उन्हें समय पर दवाई देते हैं। ऐसा लगता है कि हमें अपनी हेल्थ से ज्यादा उनकी हेल्थ की चिंता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हमारा कोई अपना बीमार हो जाता है, हम उन्हें सही समय पर दवाई लेने के लिए याद दिलाते रहते हैं। हम तो अपने दवाई लेने से पहले कुछ खाने खिलाने तक बैठ जाते हैं। हम हमेशा उनसे अपना ध्यान रखने के लिए कहते रहते हैं। तो इससे आप क्या समझें? हम दूसरों की परवाह तो करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद की नहीं। आपको खुद से भी उतना ही प्यार करना सीखना होगा जितना आप अपनी फैमिली और अपने पालतू जानवरों से करते हैं। खुद का भी ध्यान रखिए, अपनी अहमियत और वैल्यू को समझना शुरू कीजिए, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें, हाइजीन को अपने लाइफ का पार्ट बनाएं, हेल्दी खाना अपनी डाइट में शामिल करें, बुरी आदतों से बचें, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरें और हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। अपने माइंड को एक्टिव बनाए रखें। अगर आपने खुद को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन करना सीख लिया तो सोचिए आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी, आपकी लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। अगर आप हेल्दी और खुश होंगे तो इसका पॉजिटिव असर आपके लाइफ के हर पहलू पर पड़ेगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं तीसरे रूल की, जो है मीट फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। यानी कि इस बुक के ऑथर जॉर्डन छोटे से टाउन में बड़े हुए थे। आप कह सकते हैं कि वो जगह काफी सुस्त और बोरिंग थी, खासकर ठंड के मौसम में। वहां कुछ भी करने के लिए नहीं होता था। उनका एक दोस्त था जिसका नाम था एडी। वो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट था, लेकिन वह एक गुस्सैल और निगेटिव सोच रखने वाला टीनएजर बन चुका था। वह दोनों साथ में पार्टी करते और लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे। जॉर्डन ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लेकिन एडी ड्रग्स का गुलाम बन गया था। वैसे दोस्त के साथ समय बिताने लगा जो स्कूल कॉलेज बीच में ही छोड़ चुके थे। जॉर्डन उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक दिन एडी जॉर्डन से मिलने उसके कॉलेज के अपार्टमेंट में गया। जॉर्डन ने उसका स्वागत किया, लेकिन एडी अकेला नहीं था, उसके साथ उसका दोस्त कार्ल था। जॉर्डन उन्हें देखते ही समझ गए कि वो दोनों ड्रग्स के नशे में चूर थे। कार्ल नीचे बैठा और ऊपर सीलिंग को घूरने लगा। उसने कहा कि उसकी बॉडी ऊपर हवा में तैर रही थी। आखिर में जॉर्डन ने एडी को एक तरफ ले जाकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। एडी ने सिर हिला दिया। शायद सिर्फ रॉयल्टी की वजह से वह कॉल के साथ घूमता था। ऐसे लोगों के साथ रहना जो नशा करते हैं, आलसी हैं और लाइफ में जिनका कोई पर्पज नहीं है, बहुत दुख की बात है। लेकिन अंत में आप ऐसे लोगों की संगत चाहते हैं या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस है। इसके बजाय आप ऐसे लोगों के आसपास रहना चूज कर सकते हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेंगे। अच्छे लोगों की कंपनी रखने से आप खुद को दुख और तकलीफ से बचा सकते हैं। लाइफ में पर्पज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हर दिन बदलाव का एक नया मौका लेकर आता है। अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ें। अच्छे दोस्तों का साथ आपको लाइफ में मीनिंग ढूंढने में मदद करेगा। अगर आप इस बदलाव को अपनाते हैं तो आने वाले जिंदगी में होप यानी कि उम्मीद, प्यार और खुशियां आपका इंतजार कर रही होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ अब आगे समझते हैं चौथे रूल्स को। कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु सम एल्स यस्टरडे। यानी कि इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप सोशल मीडिया ब्राउज कर रहे हैं और आपके दोस्तों के पोस्ट आपके सामने आ जाते हैं। आप उनकी पिक्चर देखने लगते हैं। उनमें से कुछ यूरोप में वेकेशन मनाने गए थे, तो किसी को जॉब में प्रमोशन मिला है, कुछ लोगों को उनका लाइफ पार्टनर मिल गया और उनकी शादी हो गई, किसी को अपनी फील्ड में अवार्ड मिला और कुछ ने अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट कर ली।
तो अब आप खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं कि कहाँ वह लाइफ में मजे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप हैं और अपने अस्त व्यस्त गंदे हुए अपार्टमेंट में अपनी बिल्ली के साथ अकेले बैठकर बियर पी रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप बहुत इनसिक्योर और जेलस फील करने लग जाते हैं। आप तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि शायद आप बिना कुछ ऐसा किए जिस पर आप प्राउड फील कर सकें, ऐसे ही अकेले मर जाएंगे। लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। अगर आप एक म्यूजिशियन हैं तो खुद को द ग्रेट मोजार्ट से कंपेयर ना करें। अगर आप एक शेफ हैं तो खुद को मास्टर शेफ गॉर्डन रामसे से कंपेयर ना करें। आपके पास अपने यूनिक स्किल्स हैं, आप उनसे अलग हैं, उनसे कम नहीं। आप खुद में एक कमाल के इंसान हैं। बिल्कुल आपके जैसा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आप जैसे हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। आपके जो स्पेशल स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करें। दूसरों की नकल करेंगे तो ना उनके जैसा बन पाएंगे और ना आपकी खुद की कोई अलग पहचान बन पाएगी। खुद को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय आप कल क्या थे उससे खुद को कंपेयर करें। सिर्फ तभी आप असल में फर्क देखेंगे और समझ पाएंगे। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपने स्किल को प्रैक्टिस करते रहें और अपने प्रोग्रेस को ध्यान से नोटिस करते रहें। आपको सच में खुद पर प्राउड फील होने लगेगा। इनसिक्योर होना अच्छी आदत नहीं है। सोशल मीडिया ब्राउज करने से आप खुद में कमियां निकालने के बजाय अपना टाइम और एनर्जी किसी प्रोडक्टिविटी चीज़ों में लगाएं। अगर आप काम को कल पर टालने की आदत को छोड़कर प्रैक्टिस करने में समय लगाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जो आपको पसंद है बस उसे करते रहिए। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना आपके अंदर सिर्फ निगेटिविटी भरता है, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने लगता है। ये आपकी अच्छाई को खत्म करके आपको एक निगेटिव इंसान बनाने लगता है। लेकिन आपका एम खुद को कल से भी एक बेहतर इंसान बनाने का होना चाहिए। तब आपकी लाइफ सही मायने में खूबसूरत और कमाल की होगी। और इसे साबित करने के लिए आपको किसी सोशल मीडिया पोस्ट की जरूरत नहीं होगी। तो इसी लर्निंग के साथ आगे बात करते हैं 5वीं लर्निंग की, जो है डू नॉट लेट योर चिल्ड्रेन टू एनीथिंग मेक्स यू डिसलाइक देम। अब आइए इसे समझते हैं। एक बार जॉर्डन ने एयरपोर्ट पर बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखा। एक 3 साल का बच्चा था जो बहुत नखरे कर रहा था, टेंट्रम्स दिखा रहा था। वो सबके सामने जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके पेरेंट्स उसे अनदेखा कर रहे थे। वो बहुत ही एम्बैरेस फील कर रहे थे, लेकिन बस आगे चलते जा रहे थे। बच्चे अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चल रहा था और धीरे धीरे रोए जा रहा था। वो सिर्फ उनका ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि उसे कुछ चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वह और ज़्यादा तेजी से रोने लगा। आसपास के सारे लोग उन्हें देख रहे थे। अगर उसके पेरेंट्स एक बार रुककर अपने बच्चे की पूरी बात सुन लेते, उससे बात कर लेते, तो प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती। वो बच्चे शैतानी करना और चिल्लाना बंद कर देते। अगर आप खुद एक पेरेंट्स हैं तो आपने भी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। बच्चे कभी कभी ऐसा करेंगे क्योंकि वो नासमझ हैं। बच्चों को सही और गलत के बारे में सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं या डिसाइड करेगा कि दूसरे उसे कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आप इम्पेशेंट होंगे या उसे मारेंगे तो आप दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। शांत और जिम्मेदार पेरेंट्स एक खुश और डिसिप्लिन बच्चे को बड़ा करते हैं। साइकोलॉजिस्ट कई सालों के रिसर्च से यह बात सामने आई है कि अपने बच्चों को नई चीज सीखने और जानने के लिए खुला छोड़ें, लेकिन एक क्लियर लिमिट भी सेट करें। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसे तुरंत रोकें। इस चीज को नजरअंदाज न करें, नहीं तो आपका बच्चा बिगड़ता चला जाएगा। वो कभी भी सही गलत में फर्क को नहीं समझ पाएगा। अपने बच्चे के साथ समय बिताएं। उस समय अपना पूरा ध्यान बस उस पर रखें। उससे इस बात का एहसास कराइए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं और वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इससे जो गहरा रिश्ता और
कनेक्शन बनेगा, सिर्फ वो आपके बच्चों को मिसबिहेव करने से रोक सकता है। उसे मारने, डांटने या सजा देने से आप ये कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। अपने बच्चे की बात को ध्यान से सुने। आप जितना शांत और जिम्मेदार होंगे, आपका बच्चा उतना ही खुश मिजाज और डिसिप्लिन बनेगा। उसके क्लास के बच्चे उससे दोस्ती करना चाहेंगे। टीचर्स उन्हें पसंद करेंगे उनके पोलाइट नेचर के कारण। बड़े भी उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे तो बच्चे का ऑल अराउंड डेवलप करेगा। बच्चे के परवरिश करना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन आप देखेंगे कि इससे आपके बच्चे पर कितना फर्क पड़ता है। ऐसे बच्चे एक जिम्मेदार, अच्छे और सक्सेसफुल एडल्ट बनते हैं। जो बच्चा ये बात जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार करते हैं और वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो एक मीनिंगफुल लाइफ जीता है। उसमें कॉन्फिडेंस होता है और वो साइकोलॉजी के लिए बैलेंस होता है। तो इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठे रूल की, सिक्योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। आइए इसे समझते हैं। 2012 में एक गवर्नमेंट ने कनेक्टिकट एक प्राइमरी स्कूल के 20 बच्चों, 6 टीचर्स को गोली से भून दिया था। उसने वहां एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि इंसान इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है, हमें यह दुनिया वापस जानवरों को दे देनी चाहिए। उसने ये भी लिखा कि जीसस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हिटलर एक उपाय लेकर आया था, वैसे ही मैं भी एक उपाय लेकर आया हूं। उसका मानना था कि पूरी मानव जाति को खत्म कर देना चाहिए, एक भी इंसान जिंदा नहीं रहना चाहिए। इस दुनिया में तो वैसे भी पाप से भरा हुआ है, ये किसी नरक से कम नहीं है, तो मरने से क्या फर्क पड़ेगा। तो हम सबकी लाइफ में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब हम इस गवर्नमेंट की तरह निराश और हारा हुआ महसूस करते हैं। दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो हम न्यूज में देखते हैं, कहीं जंग छिड़ी है तो कहीं भूकंप आया है, सुनामी में तबाही मचा रखी है, हर जगह करप्शन और गरीबी का माहौल बन गया है। अगर इस तरह से देखा जाए तो दुनिया सच में मायूस जगह है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। दुनिया की कमियों और बुराइयों के बारे में सोचने से पहले आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। जब आप खुद को ही नहीं बदल सकते तो दुनिया में बदलाव क्या लाएंगे। उन चीजों के बारे में परेशान न हो जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। चेंज की शुरुआत अपने लाइफ से करें। खुद से पूछना शुरू करें कि क्या आप अपनी जॉब में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या आप अपने फैमिली को प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं, क्या आपने अपनी बुरी आदतों को बदलने की कोशिश की है। एग्जाम्पल के लिए एंटोनिम चेखव की बात करते हैं। उनके पिता को शराब पीने की लत थी, शराब पीने की आदत थी। वो नशे की हाल में रोज अपने बच्चों को मारते थे। उनका परिवार गरीब था और वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। एंटोनिम के भाई बिल्कुल अपने पिता की तरह हो गए, लेकिन एंटोनिम ने बहुत मेहनत की। उन्होंने पढ़ाई में ध्यान लगाया और स्कॉलरशिप हासिल की। उन्होंने खुद पर अपने माहौल का असर नहीं होने दिया। अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए एंटोनिम ने एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की। उन्होंने अपने भाइयों को बदलने के लिए इनकरेज किया, अपने घर के माहौल और सिचुएशन को बदला। आगे चलकर एंटोनिम बहुत सक्सेसफुल राइटर बने। आज भी उनके बुक्स न जाने कितने लोगों को इंस्पिरेशन दे रहा है। और इसी इंस्पिरेशन के साथ अब आगे 7वां रूल है, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल नॉट व्हाट यू एक्सपेक्टेड। यानी जब हम किसी मुश्किल समय का सामना करते हैं तो उसके तरफ हमारा रिएक्शन आना नेचुरल होता है। परेशान होना और शिकायत करना भी नेचुरल है, लेकिन ऐसा करने से इंसान अपनी तकलीफ और मुसीबत को बढ़ा देता है। इसके बजाय अगर वो शांत होकर के अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेगा तो प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल ढूंढ सकता है। लेकिन हड़बड़ा जाना गैर जिम्मेदार और इमेच्योर इंसान की निशानी है। आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, आपके लाइफ का पर्पज क्या है, आपको अपने लाइफ के पर्पज और मीनिंग को खोजना होगा। अब आप किसी मकसद को पूरा करने में अपनी लाइफ लगाएंगे तब आप देखेंगे कि आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, क्योंकि एक महान मकसद ही अच्छाई और बुराई के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है। यही एक ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल के बीच का फर्क भी होता है। तो आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं, बैटमैन या जोकर, थॉर या लोकी,
तो ये चॉइस आपको करनी है, तो आप चूज कीजिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 8वें रूल की तरफ, जो है टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाइक। एक समय था जब जॉर्डन अपनी वाइफ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करते थे। उनके पड़ोस में एक शराबी रहता था, उसका नाम था डेनिस। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। वह एक पेंटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों का काम करता था। अपने काम के समय को छोड़कर वो पूरा दिन नशे में धुत रहता था। कई बार तो डेनिस सिर्फ 2 ही दिन में बियर की 7 बोतल पी जाता था। ये भी एक आश्चर्य था कि इतना पीने के बावजूद वो न जाने कैसे सीधा खड़ा रहता था। वो अपने सारे पैसे शराब में उड़ा देता था। जब कभी उसके पैसे और शराब खत्म हो जाते तो वो जॉर्डन का दरवाजा खटखटाता, चाहे रात के 2 ही क्यों न बजे हों। वो दरवाजा खटखटाने से हिचकिचाता नहीं था। और तो और वो अपनी पोस्टर, माइक्रोवेव, टोस्टर साथ में ले आता और जॉर्डन को बेचने की कोशिश करता। वो बियर खरीदने के लिए कुछ भी बेचने को तैयार था। जॉर्डन ने कई बार उसका सामान खरीदा भी, लेकिन जॉर्डन की वाइफ का कहना था कि डेनिस को ये सब करना बंद करना होगा। जॉर्डन बहुत नर्वस थे। वो नशे में धुत एक शराबी को कैसे समझा पाएंगे कि ये अब नहीं चल सकता। फिर जॉर्डन सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने डेनिस को सीधे सीधे कह दिया कि वो कोई सामान नहीं खरीदना चाहते। उन्होंने उसे समझाया कि उसकी भलाई इसी में है कि उसे और पैसे ना दिए जाएं। जॉर्डन ने जो हकीकत थी उसे साफ साफ बता दिया था। उन्होंने कोई गेम नहीं खेला। कुछ समय के लिए डेनिस वहां पर बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। वह जॉर्डन के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने जॉर्डन के शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी को महसूस किया। फिर वो मुड़ा और चला गया। आगे से डेनिस ने फिर कभी भी जॉर्डन को कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं की। वे अब एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी बन गए। झूठ से सिर्फ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। भले ही वह शांति बनाए रखने के लिए था, किसी की फीलिंग्स को हर्ट न करने के लिए बोला गया हो, वो फिर भी झूठ ही होता है। हो सकता है कि आज आप एक झूठ बोलकर किसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, लेकिन छोटे झूठ बड़े झूठ बनने लगते हैं। झूठ बोलते बोलते आपकी हैबिट बन जाती है और आपकी सोच को खराब करने लगती है। लेकिन याद रखना, सच कभी नहीं छुपता और जिस दिन वो सामने आता है वो हमारी लाइफ और भी ज्यादा मुश्किलों और दुखों से भर देता है। इसलिए सबसे अच्छा होता है सीधे सीधे सच बोल देना। तो सच बोलने की एक और इस इंस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ, जो कहता है कि एज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग दैट यू डोंट। आइए इसे भी समझते हैं। एक बार एक थेरेपी सेशन में जॉर्डन के पेशेंट ने कहा कि मुझे अपनी वाइफ से नफरत है। उसके बाद वो कुछ सेकंड के लिए एकदम चुप हो गया। जॉर्डन उसे बड़े गौर से देख रहे थे। फिर उसने कहा, रुको, मैंने कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल दिया। मैं उसे कभी कभी नफरत करता हूँ, हमेशा नहीं। मुझे इस बात से चिढ़ है जब वो मुझे बताती नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, और उसकी चुप्पी मुझे पागल कर देती है। मेरी माँ भी हर समय ऐसा ही करती थी। उन्हें हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत रहती थी, लेकिन बताने के बजाय वो बस उसे मन में रखती थी। वो हमेशा कड़वा बोलती थी और मेरे पिता को ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। हम सब इस आदत से परेशान थे। अब जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरी वाइफ मेरी माँ जितनी बुरी नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब उसने मुझे उसकी इच्छाओं के बारे में बताया है। मुझे बुरा तब लगता है जब वो कुछ छुपाती है। शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मैं अपने पेरेंट्स की तरह नहीं बनना चाहता और इसका मेरे वाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उसे यह बताना होगा। जॉर्डन पूरा समय उसकी बातें सुन रहे थे। वो कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि उनके पेशेंट्स को लग सकता था कि वो उसे जज कर रहे हैं या उनकी बात सुन करके वो निराश भी हो सकता था और शायद उसका मन बदल जाता। इसलिए वो बस उसे सुनते रहे। पेशेंट को खुद ये एहसास होने लगा कि वो अपनी माँ की इमेज को अपनी वाइफ में देख रहा था। कुछ समय के बाद उसने फिर कहा, इस सेशन के लिए थैंक यू डॉक्टर, मैं अब सच में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जॉर्डन ने सिर हिला दिया
उन्हें अपना चुप रहना बिल्कुल सही डिसीजन लग रहा था। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें सिर्फ सुने। वो बहुत अकेला महसूस करते हैं, वो सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला भी नहीं होता। अगर ये लंबे समय तक चला तो मानसिक रोग भी बन सकता है। अगर आप ऐसे लोगों से कुछ कहते भी हैं तो सिर्फ ध्यान से उन्हें सुने, तो आप उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। ध्यान से और अच्छे से सुने, उससे ये जताएं कि आपको उसकी परवाह है और आप उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बिना शब्दों के कम्युनिकेट करना कहते हैं। बोलने वाला आपके हाव भाव से समझ जाता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, आपको उनसे हमदर्दी है या नहीं, या आप भरोसा करने लायक है भी या नहीं। बिल्कुल डॉक्टर जॉर्डन की तरह आप उस इंसान को अच्छा महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। अगर आप उसे कोई भी एडवाइस नहीं भी देते हैं तो उसे बोलकर अपने थॉट्स को क्लियर करने दें। अक्सर ऐसे लोग खुद अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेते हैं, इसलिए उन्हें आप सिर्फ पूरे ध्यान से सुने। तो सुनने की कला कितनी इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस को जानने के बाद अब आगे बात करते हैं 10वें रूल की, जो है बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। तो आइए इसे समझते हैं इस कहानी से। बिल्ली एक छोटा सा बच्चा है जिसे सुबह अपने कमरे में एक ड्रैगन दिखाई दिया। वो छोटा सा था, एक छोटी बिल्ली की जैसे। वो प्यारा भी था और फ्रेंडली भी। बिल्ली अपने मम्मी के पास गया और कहने लगा, मम्मी देखो मेरे कमरे में ड्रैगन है। लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि बिल्ली ड्रैगन जैसा कुछ होता ही नहीं है। धीरे धीरे वो ड्रैगन बड़ा होने लगा। उसने किचन का सारा खाना खत्म कर दिया। जल्दी ही वो उनके घर जितना बड़ा हो गया। मम्मी बस खाने की टुकड़ों को साफ करने में लगी थी। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि कब ड्रैगन अपने साथ घर को लेकर उड़ने लगा। अब विली के पापा ऑफिस से घर आए तो उन्हें अपना घर नहीं मिल रहा था। उनके घर की जगह वहां पर बस एक खाली जमीन थी। फिर एक पोस्टमैन ने उन्हें बताया कि उनका घर कहाँ गया। उसके पापा ने हवा में घर को लटकते हुए देखा तो उसे पकड़ने के लिए उछले। वो ड्रैगन की पूंछ पकड़कर उसकी बॉडी पर चढ़ गए। ड्रैगन की पीठ पर उन्हें बिल्ली और मम्मी दिखाई दी। मम्मी अब भी इस बात की रट लगाए हुए थी कि ड्रैगन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन बिल्ली ने दावे के साथ कहा कि ड्रैगन होते हैं मम्मी। उसी पल वो ड्रैगन सिकुड़कर छोटा होने लगा। वो फिर से एक बिल्ली के जितना छोटा हो गया था। बिल्ली, पापा और मम्मी अब तीनों इस बात से सहमत थे कि बिल्ली के साइज के जितने ड्रैगन होते हैं और वो बड़े ड्रैगन से कहीं बेहतर होते हैं। अब मम्मी ये सोचने लगी कि ये ड्रैगन इतना बड़ा क्यों हुआ। बिल्ली कहता है, शायद वो हमें अपने होने का एहसास दिलाना चाहता था। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम अपनी प्रॉब्लम को पहचान नहीं पाते, वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बड़ी और खराब होने लगती है। अगर आप किसी प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझ पाते हैं तो आप उसे कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि हमें बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत है। ये मत कहो कि सब कुछ गलत है, लेकिन ये भी मत कहो कि कुछ भी गलत नहीं है। बढ़ा चढ़ाकर या कम करके नहीं, बल्कि जो प्रॉब्लम है बस वही बोलो। एक बार जब आप प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं तब आपको समझ में आ जाता है कि उसे कैसे सॉल्व करना है। यानी कि जो भी कहो नाप तोल कर कहो। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11वें रूल की, जो कहता है डू नॉट बडल चिल्ड्रेन व्हेन दे आर स्केट बडी। यानी कि जॉर्डन अक्सर टोरंटो यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग में बच्चों को स्केट बिल्डिंग करते हुए देखते थे। वहां काफी खुली जगह थी जहां बच्चे प्रैक्टिस किया करते थे। वो वहां की स्टील की रेलिंग और सीढ़ियों पर नए नए करतब करते रहते थे। सड़क के दूसरी तरफ एक प्लेग्राउंड था जहां पर बच्चे खेलना पसंद करते थे, लेकिन वहां के लोकल गवर्नमेंट ने बच्चों के वहां जाने पर रोक लगा दी। उस जगह को चारों ओर से बंद कर दिया गया। बड़ों का कहना था कि स्केट बोर्डिंग बच्चों के लिए काफी खतरनाक होती है। जॉर्डन इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि प्रैक्टिस करने से ही बच्चे किसी भी चीज के मास्टर बन सकते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्केट बोर्डिंग करते वक्त वो कई बार गिरते हैं और उन्हें काफी चोट आती है, लेकिन बच्चे हमेशा उठ करके दोबारा कोशिश करते हैं। अगर उनके खेल पर ही रोक लगा दी गई तो वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं।
वो अपने बच्चों पर कई चीजों की पाबंदी लगा देते हैं। वो हमेशा बीच में आकर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चा डरपोक और कमजोर हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स की मदद पर डिपेंडेंट हो जाता है। वो खुद डिसीजन नहीं ले पाता। तो ऐसा अपने बच्चों के साथ ना होने दें। अगर आपके बच्चे का अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है तो उसकी बात ध्यान से सुने, लेकिन उन दोनों के बीच में आप इंटरफेयर ना करें। आप उसकी प्रॉब्लम को हैंडल ना करें, उसे करने दीजिए। आपके बच्चे को खुद पता होगा कि उसे क्या करना चाहिए, खासकर जब उसे ये पता होता है कि आप पूरी तरह उसके साइड में हैं। इससे उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। वो किसी पर डिपेंडेंट होने के बजाय प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख जाता है। और इसी के साथ अब आखिरी रूल, जो 12वां रूल है, पेट ए कैट व्हेन यू इनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। और इसे समझने के लिए बहुत ही अच्छी सी कहावत है, स्टॉप एंड स्मेल द फ्लावर्स, जिसका मीनिंग ठहराव है। हम सब बहुत बिजी हैं और बस दौड़ते ही जा रहे हैं। हम में से कोई रुकना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा रुकना, बीच बीच में अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ दौड़ते ही जाएंगे तो लाइफ की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। हम सब तो हमेशा बिजी रहने वाले हैं। हम न जाने कितने काम और कितनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। हमें रुक रुक करके सोचने का और सांस लेने का मौका ही नहीं मिलता है। तो जिंदगी जो छोटी छोटी खुशियां लेकर आती है, ये उसे एंजॉय करने के बारे में है। हो सकता है कि घर लौटते समय सड़क पर आपको कुछ बच्चे डांस करते हुए दिख जाएं, या आपके चेहरे पर मुस्कान ले आता है, या जब आप एक बुजुर्ग कपल को एक दूसरे के हाथ थामे धीरे धीरे चलते हुए देखते हैं तो आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते, या फिर जब आप एक बिल्ली को खाने की तलाश करते देखते हैं तब भी आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो रिलैक्स करना सीखिए, थोड़ा रुकना सीखिए। आप कुछ देर रुक करके बिल्ली को प्यार से सहला सकते हैं। आप कुछ देर रुक करके नेचर की खूबसूरती को निहार सकते हैं। यह प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ रुक करके इसे देखने का वक्त किसके पास है ना? आपके पास जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ करें, अपने लिए समय निकालिए, उनके साथ समय बिताइए, खुद के लिए भी समय निकालना सीखें। आपका भी रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। लाइफ में थोड़ा ठहराव बहुत अच्छा होता है। अगर आप बिना रुके लगातार काम करते रहेंगे तो आपकी बॉडी और माइंड बिल्कुल थक जाएंगे। काम में आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके पर्सनल रिलेशन खराब होने लगेंगे। आप सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाएंगे। हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। आप लाइफ के हर पहलू में ऑर्डर ला सकते हैं, बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। तो इन्हीं सारे रूल्स को समझने के बाद अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। तो आपने इस समरी में उन 12 रूल्स के बारे में जाना जो आपके लाइफ को ऑर्गेनाइज बना देगा। इन्हें एक एक करके अप्लाई करके आप अपनी लाइफ स्टाइल में होने वाले बदलाव को खुद फील कर पाएंगे। सबसे पहले, बिना झुके सीधे खड़े होने की आदत डालिए। औरों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना शुरू करें। अच्छे लोगों से दोस्ती करें। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप में होने वाले सुधार को नोटिस करें। एक शांत और जिम्मेदार पेरेंट्स बने। पहले खुद की कमियों और दोष को दूर करें और अपने घर को ठीक करें। एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए लाइफ में अपना पर्पस ढूंढें। हमेशा सच बोलें। दूसरों की बातों को इंपॉर्टेंस देना भी जरूरी है। इसलिए एक अच्छे लिसनर बने। अपनी प्रॉब्लम की जड़ को समझने की कोशिश करें, तब आपको उसका सही सलूशन मिलेगा। अपने बच्चों को खुला छोड़ें, उन्हें खुद सीखने दीजिए। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपकी लाइफ को डिफिकल्ट बना रहा हो। आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। इसलिए इसका कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेने की जरूरत है। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो आपके ही थॉट्स और एक्शन का नतीजा है। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड हो कि आपको लगता होगा कि आप अंधकार में कहीं खो गए हैं, लेकिन ये 12 रूल, ये 12 नियम आपके लिए उम्मीद की किरण का काम करेंगे। इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। आपको जल्दी ही बहुत शांति और खुशी मिलेगी। तो इस बहुत ही प्यारी सी समरी को सुनने के बाद, इन 12 नियमों को जानने के बाद, समरी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन आपकी और हमारी जर्नी तो अभी शुरू होती है और चलती रहेगी। हर समरी के साथ हमारी जर्नी और आगे बढ़ेगी, हम और अपग्रेड होंगे। वैसे इस समरी में आपको कौन सी बात अच्छी लगी? क्या
फॉलो करने वाले हैं, किस बात ने आपको टच किया जिससे आप इंस्पायर्ड हुए, ये हमें बताइए लिख करके कमेंट बॉक्स में। साथ ही आगे की समरी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता दीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार आप हमें देते रहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। तो मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी ही अगली समरी में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, चाहे चीज कम हो चाहे ना हो, कैसे बैलेंस करना है, कैसे खुश रहना, ये तो हमें पता ही है। इस समरी ने हमें बताया कि तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि बाहर क्या हो रहा है, कोई हमें कुछ क्यों कह रहा है, जब हमें पता है कि हम क्या सोच सकते हैं, हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो बाहर की चीजें मैटर नहीं करती। वैसे बोलने में आसान है, जिसको फॉलो करना मुश्किल जरूर है, लेकिन आप और हम मिलकर करेंगे, ठीक है। इसी ने लर्निंग के साथ मैं कहूंगा आपसे जय हिंद जय भारत।